हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अली साइंस। हम स्टडी कर रहे थे रक्त ब्लड जो एक संयोजी ऊतक है, कनेक्टिव टिश्यू है, उसके बारे में हमने अध्ययन कर लिया था। प्लाज्मा क्या है और आरबीसी क्या है। आज हम स्टडी करने वाले हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में। तो देखिए, डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम क्या हो गया? वाइट ब्लड कॉर्पस्कल है, श्वेत रक्त कणिकाएँ हैं। ठीक है, ओके। हमने उसमें पढ़ा था आरबीसी में वो क्या थे? रेड थी यानी लाल थी। ये कैसी होती है? श्वेत होती है। लाल थी तो उनको नाम दिया था हमने इरिथ्रोसाइट। वैसे इनका नाम क्या हो जाएगा? इनका नाम हो जाएगा ल्यूकोसाइट। ठीक है, ल्यूकोसाइट यानी श्वेताणु, श्वेत रक्त कणिकाएं। ल्यूकोसाइट वर्ड आपको याद रखना है। ठीक है, ओके। इनके अलावा हमने पढ़ा था कि उनमें केंद्रक नहीं था। किनमें? जो हमारे पास आरबीसी है उसमें कोई केंद्रक नहीं होता, केंद्रक विहीन थी। लेकिन इनमें केंद्रक पाया जाता है। तो केंद्रक पाया जाता है यानी हम बोल देते हैं ये क्या होती है? केंद्रक युक्त होती है, न्यूक्लिएटेड होती है, न्यूक्लिएटेड होती है। केंद्रक पाया जाता है इनके अंदर, लेकिन आरबीसी के अंदर केंद्रक नहीं था। डब्ल्यूबीसी है, इनकी संख्या लगभग होती है 6000 से 8000। ठीक है, पर एम क्यूब प्रति घन मिमी। ठीक है, यानी मिलीमीटर क्यूब। तो 6000 से 8000। लेकिन आरबीसी कितनी थी? मैंने बताया था आपको 50 से 55 लाख के मध्य होती है वो। लेकिन ये क्या कितनी होती है? 6000 से 8000 ही होती है। अब जो डब्ल्यूबीसी जो होती है इसका मेन काम क्या होता है? इनका मेन काम होता है प्रतिरक्षा प्रदान करना। ठीक है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है ये। अब ये इम्यूनिटी कैसे प्रोवाइड करती है हम इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। ठीक है, तो देखें, जो डब्ल्यूबीसी होती है उनको हम दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं, दो भागों में बांटते हैं। उनके जीव धर्मियों में छोटे छोटे से कण पाए जाते हैं। उन कणों के आधार पर अगर पाए जा रहे हैं तब तो क्या बोल देते हैं? ग्रेन्युलोसाइट। और नहीं पाए जा रहे तो बोल देंगे ए ग्रेन्युलोसाइट। ठीक है, ग्रेन्यूल का मतलब होता है कण। आप ये नोट कर लें, ग्रेन्यूल जो होता है उसका मतलब होता है कण, स्मॉल पार्टिकल्स। और साइट का मतलब कोशिकाएं। तो अगर कण है तो नाम हो गया ग्रेन्युलोसाइट, और कण नहीं है ए लगा देंगे यानी एब्सेंट है, ग्रेनुलोसाइट, ए ग्रेनुलोसाइट। अब जो ग्रेनुलोसाइट होता है वो 3 प्रकार की हमारे पास होती है। कौन कौन सी है वो? न्यूट्रोफिल है, इयोसिनोफिल है और बेसोफिल है। न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल और बेसोफिल। अब इनका नाम ए से क्यों पड़ा है वो देखते हैं। तो देखें, इधर से स्टार्ट करते हैं बेसोफिल से। एक डाई होती है जिसका नाम होता है मेथाइलिन ब्लू। ये क्या है? एक डाई है। आप हिंदी में लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो नाम इसका, मेथाइलिन ब्लू। ठीक है, डाई या हिंदी में दूसरा नाम कह देते हैं हम इसको अभिरंजक। अब डाई क्या होती है मैं आपको एक बार पहले ही बता चुका हूँ ये पिछले वीडियोज़ में, कि हमें कोई कोशिका को माइक्रोस्कोप के नीचे देखना होता है तो उनमें कलर डाला जाता है, कलर फुल किया जाता है ताकि वो अलग अलग प्रकार की दिख सके। वरना सभी कोशिकाएं एक जैसे दिखेगी तो हम पहचान कैसे करेंगे कि ये कोशिका अलग है, ये कोशिका अलग है? तो उनमें कलर डाला जाता है। उन कलर को ही हम क्या बोलते हैं? डाई कहते हैं, अभिरंजक कहते हैं। और एक अभिरंजक है जिसका नाम होता है मेथाइलिन ब्लू। और इस अभिरंजक की जो प्रकृति होती है वो क्षारीय होती है। ठीक है, यानी ये कैसा होता है नेचर में? बेसिक होता है, क्षारकीय होता है। ठीक है, एल्केलाइन बोल सकते हो। तो अगर हमारे पास 3 ग्रेनुलोसाइट है यानी इसमें बेसोफिल है, इयोसिनोफिल है और न्यूट्रोफिल है, तो इसमें अगर हमने मेथाइलिन ब्लू डाला है तो ये वाली कोशिकाएं है ना, उसमें कलर आ जाएगा, ब्लू कलर की हो जाएगी। लेकिन इस कोशिका पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये किससे स्नेह रखती है? इससे लव है इनका। इनका मेथाइलिन ब्लू यानी जो बेसिक डाई है उनसे लव है, तो इसी वजह से इसका नाम रख दिया है बेसोफिल। ठीक है, बेस का मतलब हो गया बेस, बेसो से नाम बन गया बेस। और फिल का मतलब होता है किसी से लव रखना, स्नेह रखना। उल्टा होता है फोबिया। ठीक है, जैसे हाइड्रोफोबिया। तो बेसोफिल इनका नाम हो गया। दूसरी जो है हमारे पास है वो है इयोसिनोफिल। इयोसिनोफिल क्या करती है? एक अभिरंजक है जिसका नाम है क्या? इयोसिन अभिरंजक। इयोसिन एक क्या है? डाई है ये भी। ठीक है, लेकिन ये कैसी डाई है? ये अम्लीय डाई है, अम्लीय प्रकृति की होती है। ठीक है, यानी ये एसिडिक नेचर की है। ठीक है, तो अगर हमारे पास दोनों कोशिकाएं हैं, अगर इनमें इयोसिन डाला है तो ये वाली डाई है ये कैसे कलर की हो जाएगी? ये पिंक रंग की हो जाएगी, गुलाबी हो जाएगी। लेकिन इस पर कोई कलर प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि ये अम्लीय से स्नेह नहीं रखती, ये क्षारकीय से स्नेह रखती है, बेस से स्नेह रखती है। तो ये कैसे हो जाएगी? पिंक हो जाएगी। तो इस वजह से नाम क्या रख दिया? इयोसिन है तो इयोसिनोफिल बोल दिया इसका नाम। कंप्लीट है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल क्या करती है? चाहे हमारे पास इयोसिन आ जाए, ठीक है, या दूसरा हमारे पास जो मेथाइलिन ब्लू है ये आ जाए, किसी से भी अभिरंजित कर दें, ये दोनों से ही अभिरंजित हो जाती है।
यानी न तो ये अम्लीय प्रकृति की है, ये न क्षारकीय प्रकृति की है, तो ये कैसी हो जाती है, ये उदासीन होती है, उदासीन प्रकृति की है। ठीक है, यानी हम बोल देते हैं न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है, नेचर के अंदर उदासीन है। इस वजह से इनका नाम क्या हो गया, न्यूट्रोफिल हो गया। कंप्लीट है। तो देखिए इनका नाम हमने देख लिया, न्यूट्रोफिल है, क्यों नाम है, इयोसिनोफिल है, नाम क्यों है, और बेसोफिल है, इसका नाम ऐसे क्यों पड़ा है। अब हम इनके जो केंद्रक है उनकी पहचान कैसे करते हैं, केंद्रक से करते हैं। इनमें बहुत सारी पालियों में बटा हुआ मल्टी लोब न्यूक्लियस होता है। जैसे इसमें 3 प्रकार पालियाँ हैं, 2 से 3 पालियों में बटा हुआ है, लेकिन अधिकतर कितनी पालियाँ होती, कम से कम 3 पालियाँ इसमें पक्का होती है, 3 लोब इसके अंदर होते हैं। इसमें 2 ही लोब होते हैं, 2 ही पालियाँ प्रेजेंट होती है, और इसमें एस शेप का केंद्रक होता है, एस आकार का केंद्रक होता है। देखो इसको ऐसे याद कर सकते हो, ये चिन्ह चश्मा रखा है। बेसोफिल में क्या होता है, बेसो हम ज़्यादा शेप पे ध्यान देते हैं, यानी एस टाइप का हो गया। और जो न्यूट्रल होता है, ठीक है, एन में 3 डंडियाँ हैं, इसका मतलब इसका 3 लोब में क्या होता है, इनका न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। 3 पालियों में, लोब को क्या कहते हैं हिंदी में, पाली। तो 3 पालियों में इनका केंद्रक बटा होता है, इसका केंद्रक 2 पालियों में बटा होता है, इसका केंद्रक एस आकार का होता है। कंप्लीट है। तो ये तो हो गया इनके केंद्रक के बारे में। अब ये जो होते हैं न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल और बेसोफिल, इनका काम क्या है, इनका जो फंक्शन होता है इयोसिनोफिल का, ये फेगोसाइट होती है। फेगोसाइट, साइट का मतलब कोशिका, फेगो का मतलब क्या होता है, तो देखिए फेगो का मतलब होता है भक्षण करना, किसी चीज़ को खा जाना, ईटिंग सेल। तो ये क्या होती है, ईटिंग सेल होती है, भक्षण करने वाली कोशिका होती है, हम बोल देते हैं इनको ये भक्षकाणु होती है। यानी जब बैक्टीरिया वायरस अपने शरीर में प्रवेश करता है तो ये उनको खा जाती है, निगल जाती है और उनको मार देती है। तो ये फेगोसाइट कोशिकाएँ हैं, याद रखना है। कंप्लीट है, न्यूट्रोफिल। नेक्स्ट हमारे पास कौन सी है, इयोसिनोफिल कोशिका। तो इयोसिनोफिल कोशिका क्या करती है, जब भी एलर्जी होती है तो उस एलर्जी को कम करने का काम करती है। यानी हम बोल देते हैं ये कैसी होती है, एंटी एलर्जिक होती है। ये हमेशा एलर्जी को कम करने का काम करती है, एंटी एलर्जिक रिएक्शन की होती है। ठीक है, अगर हमें कहीं पर एलर्जी हो रही है, अब एलर्जी क्यों होती है, उसका कारण क्या है, वो सब हम डिटेल से पढ़ेंगे। 12th क्लास में अपना एक चैप्टर आएगा उसके अंदर। ठीक है, तो एंटी एलर्जिक है, एलर्जी को कम करने का काम करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेसोफिल। बेसोफिल है, ठीक है, इसकी वजह से क्या होती है, एलर्जी उत्पन्न होती है। ठीक है, ये एलर्जी का कारण बनती है। अब एलर्जी क्यों कारण बनती है, इनसे 3 रसायन निकलते हैं बेसोफिल से, जो मैं यहाँ लिख देता हूँ। इनसे 3 रासायनिक केमिकल्स निकलते हैं जिनका नाम होता है हिस्टामिन, ठीक है, दूसरे का नाम होता है सेरोटोनिन, और तीसरे का नाम होता है हिपेरिन। और तीनों के तीनों केमिकल कहीं नाम सुना होगा, अगर आपने मेरे पूरे वीडियो देखे तो मैंने आपको पहले भी ये तीनों नाम बता चुका हूँ, हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड हिपेरिन। ठीक है, तो देखिए ये कहाँ पढ़ा था हमने, मास्ट सेल के बारे में। तो जो मास्ट सेल है उनसे भी क्या करती है, 3 चीज़ें रसायन निकलते हैं, हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड हिपेरिन, तीनों केमिकल उससे निकलेंगे। ये हिपेरिन है, तीनों केमिकल उससे भी निकलते हैं और वो भी एलर्जी का कारण बनती है। इसका मतलब जो बेसोफिल कोशिकाएं हैं, ठीक है, और जो मास्ट कोशिकाएं हैं, इनकी प्रकृति एक जैसी होती है, मास्ट सेल है ये, और बेसोफिल दोनों एक जैसी कोशिकाएं हैं। मास्ट सेल हमने पढ़ा था, जो संयोजी ऊतक होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, उनमें प्रेजेंट होता है मास्ट कोशिकाएं, मैक्रोफेज, फाइब्रोब्लास्ट। जो मैंने फर्स्ट वीडियो बताया था आपको कनेक्टिव टिश्यू का, उसमें आपको इसके बारे में डिटेल से बताया था। तो बेसोफिल की प्रकृति और मास्ट सेल की जो कोशिकाएं, उनके नेचर, दोनों का नेचर कैसा है, सेम होता है। दोनों क्या किसका कारण बनती है, एलर्जी का कारण बनती है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं मोनोसाइट कोशिकाएं। देखो एक ग्रेन्युलोसाइट, इसमें ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जाते, ग्रेन्यूल सब्सटेंट होते हैं, और ये 2 टाइप की होती है, एक का होता है मोनोसाइट और दूसरे का नाम होता है लिम्फोसाइट। ठीक है, मोनोसाइट नाम इसका एक तरह का ही केंद्रक है, इसमें कोई इस तरह पालियों में बटा हुआ केंद्रक नहीं है, इस वजह से इसका नाम इस तरह पड़ गया है। ठीक है, मोनोसाइट। अब ये मोनोसाइट होती है, इनकी प्रकृति कैसी होती है, ये क्या काम करती है, ये होती है फेगोसाइट। ये भी क्या है, फेगोसाइट है, इनका भी नेचर फेगोसाइट है। यानी क्या है, देखो इसका भी नेचर क्या था,
फेगोसाइट बकचकाणु थी। और वैसे ही मोनोसाइट भी क्या है, फेगोसाइट है। इसका मतलब क्या है, जब बैक्टीरिया वायरस अपनी बॉडी में जाएगा ये उनको खा जाती है और खाकर उनको नष्ट कर देती है और हमें बीमारियों से बचाती है। और बीमारियों से बचाने की ताकत है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिरक्षा कहते हैं, इम्यूनिटी कहते हैं। तो जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है उसको बीमारियाँ जल्दी नहीं होती, तो उनका कारण ये सब कोशिकाएँ हैं। ठीक है, तो मोनोसाइट कोशिकाएँ कैसी होती है, फेगोसाइट। अब हम देखो ये रक्त में पाई जाती है, जैसे ये इसके पास में बता देते हैं, ये रक्त है, ठीक है। ये रक्त में से बाहर निकलकर पास की जो कोशिकाएं हैं, संयोजी ऊतक है, उनमें आ जाती है। ये संयोजी ऊतक में आ जाती है रक्त में से निकलकर, कौन, मोनोसाइट। अब उनका नाम चेंज हो जाता है, इनका नाम हो जाता है क्या, मैक्रोफेज नाम हो जाता है। ठीक है, मैक्रो यानी बड़ा, बड़ी साइज की कोशिकाएं, और फेज का मतलब क्या होता है, भक्षण करना। ठीक है, खा जाना किसी बैक्टीरिया को, वायरस को। तो ये क्या बन जाती है, मैक्रोफेज बन जाती है। कहाँ से निकलकर, ये रक्त में से निकलकर कहाँ आ जाती है, संयोजी ऊतक के अंदर आ जाएगी और क्या बन जाएगी, मैक्रोफेज। और मैक्रोफेज के बारे में मैं आपको पहले डिटेल से बता चुका हूँ जब हम पढ़ रहे थे। जो संयोजी ऊतक होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू होती है, उनके आधातरी में कौन कौन सी कोशिकाएँ हैं, उसके दौरान मैंने आपको इनके बारे में बताया था, मैक्रोफेज। अब मैक्रोफेज भी क्या होती है, ये भी भक्षकाणु होती है, यानी जब बैक्टीरिया वायरस शरीर में जाएंगे तो ये उनको खाकर नष्ट कर देती है। कंप्लीट है। लास्ट की फिर जो सेल है उनका नाम होता है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट को हिंदी में लसिकाणु भी कहा जाता है, तो आपको ये भी याद रखना है, इनका नाम क्या होता है, लसिकाणु। ठीक है। अब जो लसिकाणु होते हैं, लिम्फोसाइट होते हैं, ठीक है, इनमें केंद्रक बड़े आकार का होता है। हाँ, इनका केंद्रक है ना, ये किडनी के जैसा होता है, यानी जो अपनी गुर्दे होते हैं, वृक्क होते हैं, वृक्क के आकार का इनका केंद्रक होता है मोनोसाइट का। इनका केंद्रक थोड़ा बड़े आकार का होता है और इनका नाम है लिम्फोसाइट, लसिकाणु। और ये लिम्फ में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, यानी लसिका में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। लिम्फ का मतलब हो गया लसिका। अब ये लसिका क्या होती है, अगर आपको ये नहीं पता तो इसका मैं अलग वीडियो बना देंगे, उसमें आपको बताया जाएगा लसिका क्या होती है। तो ये लसिका में प्रचुर मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होते हैं लिम्फोसाइट। ओके, फिर लिम्फोसाइट को भी हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, बी सेल, टी सेल और NK सेल। ध्यान रखना है, इनको ऐसे भी कहा जाता है, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, NK लिम्फोसाइट। जगह नहीं थी तो मैंने शॉर्ट में सेल नाम चिपका दिया। तो बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और NK लिम्फोसाइट 3 टाइप की होती है। ये तीनों के तीनों भी हमें इम्यूनिटी, प्रतिरक्षा प्रदान करती है, क्योंकि ये सब प्रतिरक्षा का ही काम कर रही है, तो ये भी यही काम करेगी। अब देखो बी सेल क्या करती है, जब अपने शरीर में कोई बैक्टीरिया वायरस आता है, ठीक है, जब अपने बॉडी के अंदर कोई बैक्टीरिया है, कोई वायरस है, ये अंदर घुस जाता है, तो जो बी कोशिकाएं इनकी पहचान करके ये डिवाइड हो जाती है और 2 कोशिका बना लेती है। ठीक है, 2 कोशिका, बी कोशिका विभाजित होकर क्या करेगी, 2 कोशिका बनाएगी। एक का नाम है प्लाज्मा कोशिका और दूसरे का नाम है मेमोरी कोशिका। प्लाज्मा कोशिका को हिंदी में प्लाज्मा ही कहते हैं, मेमोरी को हम बोल देते हैं स्मृति कोशिका। ठीक है, स्मृति कोशिका बनाएगी। अब ये जो प्लाज्मा कोशिका क्या करती है, ये अपने शरीर के अंदर एंटीबॉडी बनाती है। इस तरह वाई आकार की संरचना आपने कभी सुना होगा। ये हमारे शरीर में क्या करती है, प्रतिरक्षी, ठीक है, एंटीबॉडी बनाती है, एंटीबॉडी के बनाने का काम करती है। ठीक है, और जो स्मृति कोशिका क्या करती है, ये उस बैक्टीरिया वायरस को याद रखती है। जब भी ये बैक्टीरिया वायरस दोबारा अपनी बॉडी के अंदर आएगा सेकंड टाइम पे, तो ये प्रतिरक्षी बनाकर बहुत सारी उसको मार देगी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा कोरोना वायरस के टाइम पे ये हुआ था कि प्लाज्मा डोनेट करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि उसके अंदर एंटीबॉडी बन जाती है इसलिए। तो क्या होता है, जब जैसे कोरोना वायरस बॉडी में गया, देखो कोरोना वायरस बॉडी में गया, बी कोशिका की पहचान करके क्या बना लेती है, 2 कोशिका बनाती है, प्लाज्मा कोशिका और स्मृति कोशिका, 2 कोशिका बना ली। अब प्लाज्मा कोशिका ने क्या किया, एंटीबॉडी बना लेती है और उस कोरोना वायरस को मारना शुरू कर देती है। तो कोरोना वायरस है, उसको जैसे पूरा खत्म कर दिया जाएगा, उसका कोरोना अपने आप ठीक हो जाएगा, वो नेगेटिव आ गया वो। ठीक है, अब दूसरी बार उसको कोरोना होने की संभावना कम है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर स्मृति कोशिका बन चुकी है, वो कोरोना वायरस को याद रखेगी। जैसे दूसरी बार अगर कोरोना वायरस अपनी बॉडी में आएगा तो ये उसको टिकाएगी और उसको मार देगी। कंप्लीट है। तो ये हो गया हमारे पास स्मृति कोशिकाएं, मेमोरी सेल्स। नेक्स्ट है हमारे पास टी सेल्स। ठीक है, यानी टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट 2 टाइप की होती है, एक तो कहलाती है TH और दूसरी होती है टी साइटोटॉक्सिक। TH का मतलब यहाँ पर है हेल्पर, सहायक, टी सहायक, और दूसरी है सी का मतलब यहाँ पर है साइटोटॉक्सिक। हिंदी का नाम भी यही है, साइटोटॉक्सिक इसका नाम है। अब देखो ये क्या करती है, तो अपनी बॉडी में जैसे कोरोना, मैं इसको तो बड़ा बना देता हूँ थोड़ा, आपको अच्छी तरह दिख जाए। ये किसी का शरीर है, ठीक है,
ज़्यादा ही बड़ा बन गया है। ओके, इसमें कोरोना वायरस इंटर हुआ तो सबसे पहले इसकी पहचान करती है जैसे टीएच कोशिका है, और भी बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, लेकिन यहाँ हम टी की बात कर रहे हैं अभी, इसलिए हम टी की बात पढ़ेंगे। तो टीएच कोशिका इसकी पहचान करेगी, पहचान करके ये बी कोशिका जो होती है ना, बी लिम्फोसाइट, इन बी लिम्फोसाइट उसको एक्टिवेट कर देती है, उनको सक्रिय कर देती है। जैसे बी कोशिका एक्टिवेट हो जाएगी, बी कोशिकाएं हैं ये सक्रिय हो जाती है, ये डिवाइड हो जाएगी, एक तो बना लेगी कौन सी, प्लाज्मा कोशिका, और दूसरी कौन सी बना लेती है, स्मृति कोशिका। प्लाज्मा कोशिका क्या करती है, बहुत सारी लाखों की संख्या में इस तरह एंटीबॉडी बना देती है, प्रतिरक्षी बना देती है, एंटीबॉडी बना देती है, ठीक है। और स्मृति कोशिका इसको याद रखिए, जब सेकंड टाइम पे आएगा तब ये मारने का काम करती है, पहली बार तो इसका कोई काम नहीं। अब देखो हमें टीका लगाया गया था कोरोना का टीका, ताकि ये स्मृति कोशिकाएं हमारे शरीर में उसके खिलाफ बन जाए, कंप्लीट है। अब ये एंटीबॉडी बन गई, ये एंटीबॉडी क्या करती है, कोरोना वायरस है उसके साथ में चिपक जाएगी, जैसे मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ सीवी, और इनको लेके जाती है टीसी कोशिका के पास। कौन सी कोशिका के पास, टीसी। देखो एंटीबॉडी पुलिस की तरह काम कर रही है, ये केवल चोर को पकड़ती है, खुद मारती नहीं है। चोर को मारने का काम जज, जो चोर को मारना है या उसको सज़ा देना है, ये काम जज करता है। वैसे ही एंटीबॉडी क्या करेगी, वायरस से चिपक जाएगी या बैक्टीरिया से चिपक जाएगी और टीसी कोशिका के पास लेके जाएगी, और टीसी कोशिका उसको मार देगी। तो देखें यहाँ पर दो टाइप की कोशिका कौन सी होगी, टीएच और टीसी। टीएच तो क्या करेगी, बी कोशिकाओं को एक्टिवेट करेगी, सक्रिय करेगी, और टीसी कोशिका क्या करेगी, उन वायरस बैक्टीरिया जो है उनको मारने का काम करेगी, जिनको हम बोल देते हैं एंटीजन, एंटीजन को मारने का काम करती है, कंप्लीट है। ओके, नेक्स्ट और इसमें हमारे पास लास्ट है वो है एनके सेल। एनके का मतलब यहाँ पर क्या है, एन का मतलब यहाँ पर है नेचुरल, के का मतलब यहाँ पर है किलर, हिंदी में कह देते हैं इसको प्राकृतिक मारक, प्राकृतिक मारक कोशिका, नेचुरल किलर सेल, ठीक है। प्राकृतिक मारक कोशिका है, नेचुरल किलर सेल। अब देखो ये क्या काम करती है, अपने शरीर के अंदर कई कोशिकाएं ऐसी हो जाती है जो कैंसर की कोशिका बन जाती है। जैसे आपने सुना होगा कि धूम्रपान करने से कैंसर हो जाता है, तो कई व्यक्ति तो ऐसे हो गए ज़िंदगी भर धूम्रपान करते हुए हो गए या गुटखा खाते हुए हो गए, लेकिन उनको कभी कैंसर नहीं हुआ। तो उसका कारण ये है कि जैसे ही उनकी कोशिका कैंसर की कोशिका में चेंज होती है, ये एनके कोशिका उसको आती है और उसको मार देती है। इसका मतलब ये क्या करती है, कैंसर की कोशिकाओं को मारने का काम करती है, कैंसर कोशिकाओं को मारने का काम करती है। तो ओके, ये हो गया हमारे पास सभी के अलग अलग कार्य, आप सबके बारे में जान गए होंगे। अब इम्पोर्टेंट चीज़ है इनकी परसेंटेज याद रखना। तो देखिए मैंने टोटल WBC कितनी बताई है, 6000 से 8000 के बीच में होता है, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा जो होती है वो है न्यूट्रोफिल, कितने होते हैं, 62% होती है, 62% होती है। और उससे कम है थोड़ी कौन, इयोसिनोफिल, ये 2.5% या 2.5% है। केवल आधी परसेंट यानी 0.5% कौन होती है, बेसोफिल, या एकदम से जीरो, कभी कभी तो मिलती ही नहीं है। अगर एलर्जी हो रही है अपनी बॉडी में, इसका मतलब बेसोफिल ज़्यादा मिलेगी। उसके बाद में है मोनोसाइट, 5% होती है, और लिम्फोसाइट कितनी होती है, 30% होती है। तो दोबारा रिपीट कर लेते हैं, 62% न्यूट्रोफिल है, 2.5% इयोसिनोफिल है, आधा है वो कौन सा है, बेसोफिल है, 5% है मोनोसाइट है, 30% है लिम्फोसाइट, कंप्लीट है। ओके, अब हम एक बार इसको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। WBC दूसरा नाम ल्यूकोसाइट है, इसमें केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है। ओके, इनकी संख्या 6000 से 8000 mm³ है, प्रतिरक्षा प्रदान करती है। ये दो टाइप की हो गई, ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट के अंदर कौन कौन से आ गई हमारे पास, न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल और बेसोफिल। न्यूट्रोफिल का केंद्रक 3 पालियों में बटा होता है, इयोसिनोफिल का 2 पालियों में, बेसोफिल का एस आकार का केंद्रक होता है। इयोसिनोफिल है ये इस इयोसिन और मेथाइलिन ब्लू दोनों टाइप से अभिरंजित हो जाती है, उदासीन प्रकृति की होंगी, इस वजह से इसका नाम न्यूट्रोफिल है। ये भक्षकाणु होती है, जब बैक्टीरिया वायरस अपनी बॉडी में जाते हैं तो उनको खाकर मारेगी। इयोसिनोफिल है, ठीक है, ये क्या करती है, इयोसिन जो अम्लीय अभिरंजक है उससे पिंक अभिरंजित होती है, गुलाबी अभिरंजित होती है, यानी गुलाबी रंग आ जाता है इसके अंदर, और ये एंटी एलर्जिक होती है, एलर्जी को कम करने का काम करती है। बेसोफिल है, ये मेथाइलिन ब्लू जो होता है, यानी ये बेसिक क्षारीय अभिरंजक है, डाई है क्षारीय, उससे स्टेन होती है, उससे कलरफुल होती है, और ये क्या करती है, एलर्जी का कारण बनती है। ये मास्ट सेल के बराबर ही है, इससे हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हिपेरिन निकलता है। नेक्स्ट आगे मोनोसाइट, मोनोसाइट है, ठीक है, ये भी क्या है, फेगोसाइट सेल है, 5% ही है। और मोनोसाइट क्या करती है, फेगोसाइट आपको नाम से पता चल रहा है, इसका केंद्र कैसा होता है, बीन शेप्ड या किडनी जैसा होता है या वृक्काकार होता है, ठीक, गुर्दे के समान। और ये चेंज होकर क्या बना लेती है, मैक्रोफेज बना लेती है। और मैक्रोफेज भी क्या है, भक्षकाणु है, फेगोसाइट सेल्स है। ओके, लसिकाणु यानी लिम्फोसाइट में बड़ा का केंद्रक होता है, ज़्यादा लसिका में पाई जाती है।
ओके, इन ये 3 टाइप की है, बी सेल, टी सेल और एनके सेल। बी का मतलब हो गया ये बी सेल है, देखो इसका नाम क्यों पड़ा था बी टी, और ये एनके तो मैंने बता चुका हूँ। बी और टी हम 12th क्लास में ये चैप्टर आएगा प्रतिरक्षा इम्यूनिटी का, उसके बारे में बताएंगे, तब आपको बता दिया जाएगा। बी जो सेल है ये क्या करती है, प्लाज्मा सेल और स्मृति कोशिका बनाती है। यानी जो प्लाज्मा सेल है ये एंटीबॉडी बनाती है, स्मृति यानी मेमोरी सेल है ये याद रखेगी बैक्टीरिया वायरस को। नेक्स्ट हमारे पास है टी सेल। टी सेल 2 टाइप की है, टी एच और टी सी, टी हेल्पर सेल और टी साइटोटॉक्सिक सेल। ये दोनों भी क्या करती है, प्रतिरक्षा प्रदान करने का काम करती है। टी तो क्या करती है, बी को एक्टिवेट करती है, ठीक है, फिर बी प्लाज्मा कोशिका बना देगी, प्लाज्मा से एंटीबॉडी बनेगा, एंटीबॉडी जो वायरस को ले जाकर टी सी कोशिका के पास ले जाएगी, उसको मार दिया जाएगा। एनके कोशिका यानी नेचुरल किलर सेल है, ये किसको मारती है, कैंसर वाली कोशिकाओं को मारने का काम करती है। तो ये हो गया डब्ल्यूबीसी। आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा तो अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें, कमेंट करके